नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। आगामी 1 अगस्त से महाराष्ट्र को लॉकडाउन एवं कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों में और कुछ राहत व ढील मिलने की संभावना है, जिसके तहत व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुले रहने का समय बढ़ाया जा सकता है। साथ ही वीकेंड लॉकडाउन को खत्म करते हुए रेस्टोरेंट व होटल को रात 10 अथवा 11 बजे तक खुले रहने की छूट दी जा सकती है। इन सब बातों को लेकर आज बुधवार 28 जुलाई को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विचार विमर्श किया गया है, जिसे कल 29 जुलाई को होने वाली राज्य आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण की बैठक में अमली जामा पहनाया जा सकता है। पता चला है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने रखा गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि जिन जिलों में कोविड का पॉजिटिविटी रेट 1% से कम है, ऐसे जिलों में प्रतिबंधों को कम किया जाए। इस प्रस्ताव के अनुसार जल्द ही राज्य के करीब 14 जिले प्रतिबंध से मुक्त हो जाएंगे। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में कल गुरुवार 29 जुलाई को आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण की एक बैठक होने जा रही है, जिसके मद्देनजर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रतिबंधों को शिथिल करने की मांग की है। साथ ही राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बताया कि इससे पहले कोविड पॉजिटिविटी रेट तथा ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर प्रतिबंध लगाए गए थे। वहीं अब टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुसार किस जिले में कितना वैक्सीनेशन हुआ है, इसे आधार मानकर प्रतिबंधों को शिथिल किया जा सकता है। इसके अलावा दोनों डोज लगवा चुके लोगों को भी प्रतिबंधों में छूट देना प्रस्तावित है। ऐसे में अब सभी की निगाहें कल सीएम ठाकरे की अध्यक्षता में होने जा रही आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण की बैठक पर लगी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि कल की बैठक में लॉकडाउन को शिथिल करने अथवा अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बारे में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया गया था कि राजस्थान की तरह निजी शालाओं के शिक्षा शुल्क में 15% की कटौती की जाए। साथ ही कोविड संक्रमण काल के दौरान लिए गए फीस वृद्धि के निर्णय को रद्द किया जाए। कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए निजी शालाओं की 15% शुल्क कटौती का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है, ऐसी जानकारी सूत्रों द्वारा दी गई है। इस बारे में राज्य सरकार द्वारा जल्द ही अध्यादेश जारी किया जाएगा। हालांकि निजी शालाओं के शिक्षा शुल्क को तय करने का राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं है, किंतु कोविड संक्रमण काल के दौरान राज्य सरकार के आदेशानुसार ही सभी शालाएं बंद हैं। ऐसे में इस कालावधि के लिए फीस कटौती का अधिकार राज्य सरकार के पास लेने की बात इस अध्यादेश द्वारा प्रस्तावित की गई है। इस समय अमरावती जिले की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मोर्शी में स्थित जिले के एकमात्र सबसे बड़े अपर वर्धा बांध में बड़े पैमाने पर पानी की आवक शुरू हो गई है और बांध में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए आगामी 60 घंटों के दौरान कभी भी इस बांध के कुछ दरवाजों को खोलकर यहां से जल निकासी करनी शुरू की जा सकती है। इस संभावना के मद्देनजर तिवसा के तहसीलदार वैभव फरदारे द्वारा वर्धा नदी के किनारे रहने वाले सभी गाँवों को सतर्क रहने का आह्वान किया गया है। इन दिनों पांडुरना व सालबर्डी के पर्वतीय क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश होने की वजह से बांध का जल स्तर 339.20 मीटर तक जा पहुंचा है और बांध में 420.98 लक्ष घन मीटर जल संग्रहण हो चुका है। अमूमन जुलाई माह के दौरान इस बांध में 441.20 मीटर का जल स्तर होना चाहिए। ऐसे में यदि जल स्तर इससे अधिक होता है तो बांध की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां से जल निकासी शुरू की जाती है। क्योंकि इस समय बांध में पानी की लगातार आवक हो रही है और बांध का जल स्तर निर्धारित प्रमाण से अधिक बढ़ने की पूरी संभावना है, तो आगामी 60 से 72 घंटे के भीतर कभी भी इस बांध से जल निकासी शुरू की जा सकती है। जिले के विकास के लिए निधि वितरित करने के लिए क्रीड़ा विभाग की ओर से अनुमति दी गई है, जिसके चलते तहसील क्रीड़ा संकुल की देखभाल व आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। क्रीड़ा संकुल में आधुनिक व बुनियादी सुविधाओं के लिए लगातार पत्र व्यवहार किया जा रहा है। इस आशय की जानकारी जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा दी गई है। राज्य सरकार के साथ किए गए करार के तहत इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का कार्यालय अमरावती में रहना आवश्यक है, लेकिन विगत दिनों कृषि मंत्री दादाजी भूसे के दौरे में पता चला कि इस कंपनी द्वारा अमरावती में अपना कार्यालय ही शुरू नहीं किया गया। ऐसे में कंपनी द्वारा राज्य सरकार के साथ किए गए करार को तोड़ा गया है, जिसके चलते जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी विजय चवाले द्वारा कंपनी के खिलाफ दी गई शिकायत के आधार पर गाड़गेनगर थाना पुलिस में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। साथ ही जिलाधीश पवनीत कौर ने सभी किसानों से आह्वान किया है कि वे जल्द से जल्द अपने नुकसान के बारे में जिला प्रशासन को जानकारी से अवगत कराएं, ताकि उन्हें मुआवजा देने और पंचनामे की कार्रवाई को शुरू किया जा सके। इन दिनों अमरावती शहर में सड़कों को चौड़ा करने के बावजूद यातायात व्यवस्था काफी हद तक बेतरतीब है। ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारू व अनुशासित रखना बेहद जरूरी है। इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के बारे में पुलिस सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें उन्होंने पूरे शहर की मौजूदा स्थिति का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। इस बैठक में कहा गया कि शहर में इन दिनों सब्जी व फल विक्रेताओं के हाथ गाड़ियों की संख्या काफी बड़े पैमाने पर बढ़ गई है और उनके द्वारा विभिन्न चौक चौराहों पर किए गए अतिक्रमण की वजह से यातायात में व्यवधान पैदा हो रहा है। इस तरह के अतिक्रमणों को हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा इस बैठक में यातायात से जुड़े अन्य कई मसलों को लेकर विचार विमर्श भी किया गया।
संभाग की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा संस्था विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित सभी महाविद्यालयों का संयुक्त पदवी वितरण समारोह संस्था द्वारा प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित किया जाता है, किंतु इस वर्ष कोविड संक्रमण के खतरे एवं सरकार की ओर से लागू प्रतिबंधात्मक नियमों को देखते हुए यह आयोजन ऑनलाइन तरीके से आयोजित किया गया, जो मध्य भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ऑनलाइन पदवी वितरण समारोह साबित हुआ। विद्यापीठ द्वारा घोषित किए गए नतीजों में संस्था के 7 विद्यार्थियों द्वारा स्वर्ण पदक हासिल किए गए, वहीं 52 विद्यार्थी विद्यापीठ की मेरिट सूची में शामिल रहे। इसके अलावा 3 विद्यार्थियों ने अपने विभिन्न कला गुणों व कौशल्य के दम पर विद्यापीठ का कलर कोड प्राप्त किया। संस्था द्वारा संचालित महाविद्यालयों से 1832 विद्यार्थियों ने पदवी तथा 376 विद्यार्थियों ने पदव्युत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षा शानदार ढंग से उत्तीर्ण की है। विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे की अध्यक्षता में आयोजित इस पदवी वितरण समारोह में बतौर प्रमुख अतिथि संस्था के सभी पदाधिकारी व संस्था द्वारा संचालित महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा प्राध्यापक, विद्यार्थी व उनके अभिभावक शामिल हुए। वर्ष 2018-2019 में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि व अकाल प्रभावितों की सूची से अलग रखे गए किसानों को ब्याज सहित मुआवजा दिया जाए और किसानों के पैसों पर हाथ मारने वाले तहसीलदार व उनके साथ इस षड्यंत्र में शामिल कर्मचारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। इसके अलावा कृषि पंपों के बिजली कनेक्शन दोबारा शुरू किए जाए और संजय गांधी निराधार योजना के जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ दिया जाए। इस आशय की मांग का ज्ञापन देने हेतु भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल मोर्शी तहसील कार्यालय पहुंचा। इस समय तहसीलदार अपने कक्ष में उपस्थित नहीं रहने के चलते मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष व राज्य के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे की अगुवाई में तहसीलदार कक्ष को ताला लगा दिया गया और कक्ष के दरवाजे पर ही निवेदन की प्रतिलिपि चिपका दी गई। जिले में विगत दिनों हुई अतिवृष्टि से बड़े पैमाने पर हुए नुकसान के बाद जिले के ग्रामीण इलाकों का सांसद नवनीत राणा द्वारा प्रत्यक्ष मुआयना किया गया था। इसके पश्चात सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति व विधायक रवि राणा दिल्ली पहुंचे, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान महाराष्ट्र में अतिवृष्टि की भयावह स्थिति के बारे में राणा दंपति द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री को जानकारी दी गई और राज्य सहित अमरावती जिले की जनता को राहत दिलाने की मांग की गई, जिस पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। जिले की सांसद नवनीत राणा तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा के नेतृत्व वाली युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधीश पवनीत कौर को निवेदन सौंपा गया। इस निवेदन में कहा गया है कि इन दिनों अमरावती शहर में एक के बाद एक आपराधिक वारदातें घटित हो रही हैं। ऐसे में शहर की कानून व व्यवस्था को लेकर बेहद चाक चौबंद इंतजाम किए जाने चाहिए। साथ ही चूंकि अब कोविड संक्रमण की दूसरी लहर का असर लगभग खत्म हो गया है, अतः लॉकडाउन के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को शिथिल करते हुए अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। शहर जिला कांग्रेस व्यापार व उद्योग सेल के अध्यक्ष संजय पमनानी के साथ एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधीश पवनीत कौर व मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे से मुलाकात की तथा मांग की कि व्यापारियों की परेशानियों को दूर करने के लिए अब मार्केट को रोजाना सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी जाए। इस समय कोविड महामारी के चलते व्यापारियों को होने वाली परेशानियों से भी दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। भारतीय जनसंचार संस्था द्वारा अमरावती स्थित क्षेत्रीय केंद्र के जरिए चलाए जाने वाले मराठी पत्रकारिता पदव्युत्तर पाठ्यक्रम में चैताली माहोरे तथा अंग्रेजी पत्रकारिता पदव्युत्तर पाठ्यक्रम में गौरी चंद्रा ने वर्ष 2019-2020 के शैक्षणिक सत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस समय कोविड संक्रमण की वजह से उपजे हालात को देखते हुए IIMC द्वारा दीक्षांत समारोह का आयोजन नहीं किया जा रहा, अतः इन दोनों छात्राओं के पदवी का प्रमाण पत्र तथा नगद पुरस्कार को स्पीड पोस्ट के जरिए उनके निवास स्थान पर भेजा जाएगा। अमरावती महानगर पालिका अंतर्गत राष्ट्रीय नागरिक उपजीविका अभियान अंतर्गत संगिनी बस्ती स्तर संघ के माध्यम से संगिनी सुपर शॉपी यह उपक्रम शुरू किया गया है। बचत समूहों द्वारा तैयार किए गए माल को बेचने के लिए बाजार उपलब्ध हो, इसके अलावा दैनिक जरूरत की वस्तुएं अन्य बाजार से खरीदने की बजाय सस्ते दुकानों से खरीदी होने पर उससे होने वाला लाभ बचत समूहों को मिले, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सुपर शॉपी संकल्पना सामने लाई गई है। इस सुपर शॉपी का उद्घाटन महापौर चेतन गावंडी की अध्यक्षता में किया गया। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा द्वारा आगामी 8 अगस्त को आयोजित की गई पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति परीक्षा तथा पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति परीक्षा अब 8 अगस्त की बजाय 9 अगस्त को ली जाएगी। इस बारे में कल मंगलवार को शिक्षा विभाग की ओर से आदेश निर्गमित किए गए हैं। विगत एक सप्ताह के दौरान अमरावती शहर में चहुं और झमाझम बारिश हुई, लेकिन इसका शहर के छतरी एवं वडाली तालाब पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा, क्योंकि ये दोनों ही तालाब इस समय गंदगी और कचरे से अटे पड़े हैं। ऐसे में बारिश की वजह से थोड़ी बहुत जल स्तर में वृद्धि होने के बावजूद यहाँ पर प्रचुर जल राशि का कोई विहंगम नजारा नहीं दिखाई दे रहा। साथ ही यह भी पता चला है कि इन दोनों तालाबों में जल स्तर में कितनी वृद्धि हुई है, इसे मापने का कोई माप यंत्र प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जल स्तर वृद्धि को लेकर भी कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। प्रतिवर्ष बारिश के मौसम से पहले मानसून पूर्व कामों के तहत प्रशासन द्वारा इन दोनों तालाबों की साफ सफाई करने और तालाब से कचरे व कीचड़ को निकालने का दावा किया जाता है, लेकिन इस वर्ष बारिश का सीजन शुरू हुए करीब 1.5 माह से अधिक समय बीत चुका है और अब कहीं जाकर बारिश का सीजन सही ढंग से कार्यान्वित हुआ है, लेकिन इसके बावजूद दोनों तालाबों में बड़े पैमाने पर गंदगी और कचरा भरा दिखाई दे रहा है, जिसके चलते तालाब के पानी से भयानक दुर्गंध भी उठ रही है।
स्थानीय छत्ती तालाब में 100 करोड़ रुपयों की लागत से सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है और यहाँ पर सौंदर्यीकरण संबंधी काम करने के लिए 12 करोड़ 35 लाख रुपए की निधि भी आवंटित की गई है। लेकिन छत्ती तालाब पर लगाए गए नए नए झूलों का प्रयोग इस परिसर में डेरा जमाए बैठे घुमंतु समुदाय के लोगों द्वारा अपने कपड़े सुखाने के लिए किया जाता है। साथ ही यहाँ पर बनाए गए घाट पर इन लोगों द्वारा अपने कपड़े धोए जाते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि छत्ती तालाब परिसर में किए जा रहे सौंदर्यीकरण व विकास की एक तरह से जमकर ऐसी तैसी हो रही है। जिले में बुधवार को केवल 9 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं लगातार 11वें दिन कोविड संक्रमण की वजह से अमरावती जिले में किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। इसके साथ ही अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,492 पर जा पहुंची है। वहीं बुधवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 10 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 94,843 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 88 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 27 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 61 मरीजों का समावेश है, जिसमें से इस समय 36 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 16 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 36 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 2,392 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से मात्र 0.37% लोगों की ही टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण बढ़कर 98.29% पर पहुंच गया है। अमरावती जिले में कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के टीकाकरण हेतु काफी नियोजन पूर्वक ढंग से काम किया गया, जिसकी वजह से अमरावती जिले में वैक्सीन के व्यर्थ जाने का प्रमाण 0% है। यानी अमरावती जिले में एक भी वैक्सीन का डोज व्यर्थ नहीं गया है। अमरावती जिले में अब तक 7,92,520 डोज प्राप्त हुए हैं और 8,19,122 लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया गया। इस बारे में जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की ओर से बताया गया कि प्रत्येक वॉयल में 1-2 डोज अतिरिक्त पाए जाते हैं और इन्हें भी प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे में अमरावती जिले में वैक्सीन के व्यर्थ जाने का प्रमाण तो 0% है ही, वहीं वॉयल में रहने वाले अतिरिक्त डोज को भी प्रयोग में लाए जाने के चलते प्राप्त डोज की तुलना में 26,602 टीके अधिक लगाए जा सके हैं। नगराध्यक्षों को वित्तीय अधिकार का उपयोग करने से वंचित रखना गैर कानूनी है, इस तरह का दावा करने वाली याचिका मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दाखिल की गई है। न्यायालय ने राज्य के नगर विकास विभाग के सचिव तथा अन्य प्रतिवादियों को नोटिस देकर इस पर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। समीपस्थ श्री क्षेत्र चांगापुर से महज 200 मीटर की दूरी पर चलाए जा रहे अवैध कत्लखाने को गाड़ीनगर पुलिस स्टेशन अमरावती महानगर पालिका के पथक द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उद्ध्वस्त कर दिया गया। चांगापुर परिसर स्थित हनुमान मंदिर में प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शहर व जिले सहित दूर दराज के क्षेत्रों से भावी श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। इसी परिसर में एक कत्लखाना अवैध तरीके से चलाया जा रहा था, जहाँ से उठने वाली दुर्गंध के चलते यहाँ आने वाले लोगों सहित परिसर में रहने वाले नागरिकों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। इसकी जानकारी मिलते ही बजरंग दल के पदाधिकारियों ने तुरंत ही इसकी शिकायत महानगर पालिका व गाड़ीनगर पुलिस थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद दोनों विभागों के संयुक्त पथक द्वारा इस अवैध कत्लखाने को उद्ध्वस्त करते हुए कत्लखाने के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कल सुबह 5 बजे के दौरान राजापेट पुलिस स्टेशन ने फर्जी स्टॉप के पास 2 स्कॉर्पियो वाहन को पकड़कर 3 करोड़ 50 लाख रुपए की नगद रकम जब्त करने के साथ ही 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। पश्चात राजापेट पुलिस ने स्थानीय प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी से इस मामले की जांच करने के लिए अनुमति मांगी। न्यायालय ने पुलिस की अर्जी स्वीकार की है, लेकिन इस पर आगे की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया है। विगत एक सप्ताह से शहर में एक के बाद एक होने वाले हत्याकांड की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने रिकॉर्डधारी बदमाशों पर अपनी नजर तेज कर दी है, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड पर रहने वाले अधिकांश अपराधी अपनी जेब में हथियार लेकर घूमते हैं और शहर की शांति व व्यवस्था किसी भी समय खतरे में आने की संभावना बनी रहती है। इसी के तहत कल फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में अपराध शाखा ने 2 हिस्ट्री शीटरों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। वहीं कोतवाली पुलिस ने इरविन चौक परिसर से एक बदमाश को हथियार के साथ रंगे हाथ पकड़ा। इसी तरह क्राइम ब्रांच द्वारा सीपुर कॉलोनी निवासी अक्षय बालू गजभिये को पकड़कर उसकी तलाशी ली गई, तब उसके पास से 11 इंच लंबा चाकू मिला। वहीं इरविन चौक के पास शेख जावेद उर्फ दद्दू शेख शाबिर नामक व्यक्ति के पास से 15 इंच लंबा कोयता बरामद किया गया है। कल रात कोतवाली पुलिस ने मध्यवर्ती बस डिपो परिसर में पेट्रोलिंग के दौरान नागपुर के खरपी चौक स्थित जीजा माता लेआउट में रहने वाले राहुल उर्फ दुर्गेश अरुण अवघाते नामक 26 वर्षीय युवक को संदेहास्पद स्थिति में घूमते हुए पकड़ा। पता चला है कि इस युवक पर नागपुर के खरपी पुलिस थाने में 3 अपराध दर्ज हैं। अमरावती नागपुर मार्ग पर स्थित दर्शन ढाबे पर सोमवार की रात नांदगांव पेट थाना पुलिस ने छापा मारकर 1,18,000 रुपए की शराब बरामद की है। साथ ही होटल के मालिक दर्शन सिंह गहरवाल को भी गिरफ्तार किया है। स्थानीय पंजाबराव देशमुख कॉलोनी निवासी प्रसाद देशमुख की हत्या जिस होटल में हुई थी, उस मराठा दरबार होटल को कल मंगलवार को सील कर दिया गया। इस होटल को 1 माह के लिए सील किया गया है। वल्लभनगर परिसर में देह व्यापार करवाने वाली महिला सहित यहां से गिरफ्तार किए गए अब्दुल रहीम शेख बब्बू को न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने इन दोनों को 2 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का हुक्म दिया है। नागपुर से अमरावती की ओर तिवसा मार्ग की ओर जा रहे 3 ट्रक को स्थानीय अपराध शाखा के दल ने मंगलवार 27 जुलाई के तड़के पकड़ा और इन तीनों ट्रकों के खिलाफ रेत तस्करी और चोरी तथा ओवरलोड के मामले को लेकर कार्रवाई की गई।
विगत रविवार को कल्याण नगर निवासी अंशुल इंदुरकर नामक युवक की मोतीनगर चौक पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पता चला है कि अंशुल इंदुरकर की मोनू पवार नामक युवक से पुरानी दुश्मनी चल रही थी और मोनू पवार ने अपने कुछ नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर अंशुल इंदुरकर की हत्या का प्लान बनाया था और इन नाबालिग युवकों ने भी कुछ हटके करने के चक्कर में अंशुल इंदुरकर पर चाकू से सपासप वार किए थे। इसी बीच अंशुल इंदुरकर हत्याकांड का एक और आरोपी कार्तिक जाधव कल पुलिस द्वारा अदालत में पेश किया गया तथा अदालत ने उसे 30 जुलाई तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने के आदेश दिए हैं। अंशुल इंदुरकर की हत्या के मामले में मुख्य भूमिका एक नाबालिग युवक द्वारा निभाई गई, जिसने अपने पास के चाकू से अंशुल की पीठ पर सपासप वार किए थे। पता चला है कि हत्या के बाद सभी आरोपी शंकर नगर होते हुए चौरे नगर की ओर भागे और भागते समय उन्होंने शंकर नगर के पास से गुजरने वाले नाले में खून से सना चाकू फेंक दिया था, जिसे बरामद कर लिया गया है। एक महिला का मोबाइल नंबर हैक कर उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप शुरू करते हुए महिला की सभी और बदनामी करने वाले हैकर से त्रस्त होकर इस महिला ने सोमवार की शाम अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन घर के अन्य लोगों की सतर्कता से महिला के प्राण बच गए और उसे तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल इस महिला की तबीयत चिंताजनक बताई जा रही है। महादेवखुरी के 22 वर्षीय प्रणय सातनूरकर की विगत 21 जुलाई को 7 से 8 युवकों ने निर्ममतापूर्वक हत्या की थी। इस हत्याकांड में फ्रेजरपुरा पुलिस ने कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें अदालत ने 5 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड सुनाई थी। पुलिस हिरासत खत्म होने पर इन आरोपियों को कल न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत के तहत सेंट्रल जेल रवाना कर दिया है। वरुड तहसील अंतर्गत ढगा गांव निवासी प्रिया व आरुषि नामक मां बेटी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार पति व जेठ के खिलाफ पुलिस द्वारा अपराध दर्ज किया गया है। साथ ही इस मामले में जेठ को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया और चूंकि मृतक प्रिया का पति फिलहाल बीमार है, अतः उसे फिलहाल हिरासत में नहीं लिया गया है। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र दुर्गापुर में कुछ दिन पहले एक घोटाला उजागर होने के बाद अब इसी कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक व केंद्र प्रमुख कामेश्वर अमृतराव धापके को उसी केंद्र में चालक पद पर कार्यरत महेंद्र कॉलोनी निवासी दिलीप गुलाब सिंह शेखावत ने नशे में धुत होकर गाली गलौज की तथा केंद्र प्रमुख सहित अन्य अधिकारियों से धक्का मुक्की की। इस मामले की शिकायत बडनेरा थाना पुलिस में दर्ज कराई गई है। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत विगत वर्ष 25 नवंबर 2020 को घटित नाबालिग के विनय भंग मामले में आरोपी आकाश पवार को अदालत द्वारा 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई गई है। शिरजगांव कस्बा पुलिस ने आज सुबह शिरजगांव कस्बा के इंदिरा नगर परिसर में शिराला निवासी निशान प्रदीप वानखड़े की हुंडई कार को बीच रास्ते में रुकाकर जब उसकी तलाशी ली तो इस गाड़ी में पुलिस ने देशी शराब की कुल 13 पेटियां बरामद की, जिसके बाद निशान वानखड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बुल्ढाना जिले के तरड़ो परिक्षेत्र में अपने खेत में काम कर रहे एक बच्चे की सर्पदंश की वजह से मौत हो गई। मृतक बच्चे का नाम जीवन मेर सिंह भेलके बताया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।